हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर ये 2। ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा किसके बारे में? रिसोर्स के बारे में, यानी कि साधन के बारे में कि क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं, कितने तरह का होता है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लैंड क्या होता है। अलग अलग डिफरेंट प्लेस का जो ज़मीन होता है, जो लैंड होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल यानी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। वहीं जो मान लेते हैं कहाँ का ज़मीन, राजस्थान का ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, यानी कि वहाँ पर क्या है, पूरी तरह से रेत फैला हुआ है। तो दोनों का मतलब जो राज्य है, दोनों तो भारत में ही है, लेकिन दोनों का जो ज़मीन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितने तरह की ज़मीन होते हैं। ठीक है, किस तरह की सॉइल होता है, अलग अलग प्लेस का अलग अलग सॉइल होता है। वाटर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन भी वही होता है, यानी कि घास फूस जो भी साग वगैरह हो गया। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस यानी कि वन्य जीव, जितने भी तरह के जंगल के जानवर होते हैं जो उनके पाए जाने की शंका, मतलब कि देखो जो है बंगाल में बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, उसको छोड़ के और कहीं देखेंगे तो और ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, लेकिन बंगाल टाइगर बंगाल में जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो वही कह रहा है कि किस जगह पे क्या चीज़ पाया जाता है, वही हमको पढ़ना है, और कैसे इनका कंजर्वेशन करना है, यानी कैसे हम इसको बचाएंगे, वो सब चीज़ इसमें देखना है। तो यहाँ पर दो स्टोरी दी गई है। ठीक है, दोनों स्टोरी को हमको देख रहे हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है दोनों स्टोरी। पहला स्टोरी है एक माम्बा का। माम्बा एक लड़की है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है? अफ्रीका के तांजानिया शहर में। और तांजानिया एक तरह का गांव है छोटा सा अफ्रीका में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अफ्रीका, आप जानते हैं ना, साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे एक क्या है, कंट्री है वो अफ्रीका। तो वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है तांजानिया। उसी गांव में रहती है कौन लड़की? माम्बा रहती है। कह रहा है कि सुबह सुबह उठती है और जाती है पानी भरने, मतलब सुबह ही 5 बजे उठ जाती है और काफ़ी दूर लंबा समय तय करके पैदल ही जाती है, पानी भर के लाती है, जिसको जाने और आने में घंटे लग जाते हैं, यानी कि 2-3 घंटे लग जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है या 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर दूर जाती है पानी लाने के लिए। भाई 6 किलोमीटर जब जाएगी दूर तो उसको टाइम तो लगेगा। तो वही कह रहा है कि सी हैज़ टू वॉक, वो पैदल जाती है काफ़ी लंबे दूर तक और वापस आती है कुछ घंटों में, क्या, पानी लेकर, क्योंकि पानी भरने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए उसको टाइम लग जाता है। फिर आने के बाद जैसे घर जाती है, जब पानी लेकर घर जाती है तो उसको अपने जो उसकी माँ रहती है घर पे, उनकी वो क्या करवाती है, हेल्प करवाती है, खाना वगैरह बनाने में, सब्जी वगैरह काटने में, बर्तन वगैरह धोने में उनकी मदद करवाती है। फिर ये मदद करने के बाद अपने भाई के साथ क्या करती है, जो बकरियाँ होती हैं उनके घर में, वो जाती है चराने। कहाँ पर? पहाड़ों पे। फिर कह रहा है कि उनका जो फैमिली का जो उनका घर है ना, उनका मान लेते हैं घर है उनका, ठीक है, तो उनके घर के पास आसपास क्या है, पत्थर के काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वही कह रहा है कि कहाँ गया, ऑल हर फैमिली ओन्स इन अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, यानी कि जिनका छोटा सा घर है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पहाड़ हैं, मतलब छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो मामा के फादर हैं, यानी कि जो मामा लड़की है, उनके जो पिता हैं, वो क्या करते हैं, मेज और बीन्स की खेती करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है। भाई जो आप अगर आप कोई जानते होगा, कोई जब खेती करती है मेज और बीन्स की, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, मिट्टी को बार बार क्या करना पड़ता है, उसको फर्टाइल करने के लिए उसमें कोड़ना पड़ता है, पानी चलाना पड़ता है, कई तरह के मेहनत करने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि मामा के जो पिता हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेज और बीन्स की खेती करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली, यानी कि जो खेती करते हैं मेज और बीन्स की, वो उनके परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, उनके पूरी परिवार के साल भर के लिए काफ़ी नहीं है, उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो था पहला कहानी। अभी इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। इसमें हमने कहा जाना कि जो माम्बा है उसके भाई है, उसकी माँ है और उसके फादर हैं। ठीक है, भाई क्या करता है, अपने भाई के साथ जाती है बकरी चराने, अपनी उनका जो मदर है उनके जो घर का काम रहता है उनके से करवाती है। फिर पता है उनके पिताजी के बारे में, वो क्या करते हैं, वो खेती करते हैं किसकी, बार्ली की, मेज और बीन्स की। ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ता है और उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। दूसरी कहानी आती है पीटर की। पीटर क्या है, ये कहानी है दूसरी जगह की। ठीक है, ये कहानी था अफ्रीका का, ये कहानी है किसी और प्लेस की। ठीक है, तो कह रहा है जो पीटर है वो किसी जगह पे रहता है, कहाँ पे रहता है, न्यूजीलैंड पे रहता है। ठीक है, तो ये अफ्रीका है और ये न्यूजीलैंड है, सोचो कितना दूर है। तो वही हमको डिफरेंस देखना है। तो पीटर रहता है न्यूजीलैंड में, वो क्या करता है, शिप को यानी कि बकरियों को चराता है। ठीक है, अपने फैमिली के साथ। वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, यानी कि जो पीटर है उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली क्या करती है, बिजनेस करती है किसकी, वूल की, यानी कि जो बकरियां का जो चमड़ा कह रहे हैं, उसका जो ऊपर का वूल होता है उसी से हमारा स्वेटर वगैरह बनता है। तो वही कह रहा है कि पीटर की जो फैमिली है यही काम करती है, यानी कि वूल का प्रोसेसिंग करती है किसमें, फैक्ट्री में।
और एवरी डे जब वो स्कूल से वापस आता है घर, कौन? पीटर। जब स्कूल से वापस आता है तो पीटर वॉचेस हिज अंकल टेक केयर ऑफ हिज देयर शिप, यानी कि पीटर और उसके अंकल यानी कि उसके जो दादाजी हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? शिप का ख्याल रखते हैं, टेकिंग केयर करते हैं, ठीक है। जिनके घर बकरियां हैं, जिसके वो लोग रियरिंग कर रहे हैं, जिसके वो लोग ऊल बेच रहे हैं, तो उसका वो लोग क्या करते हैं? देखभाल करना पड़ता है। तो वो पीटर और उसके दादाजी मिलके ये काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब वो स्कूल से वापस आ जा रहा है। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन वेयर हिट इज फॉर डिस्टेंस। कह रहा है उसका जो घर है, ठीक है, वो थोड़ा दूरी पे, कहाँ पर है? पहाड़ों पे है, यानी कि ऊपर की तरफ है, थोड़ा हिल्स पे है। इट इज़ मैनेज्ड इन साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कह रहा है जो पीटर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करता है? बकरियों का यूज़ करता है, यानी कि बकरियों को संभालता है। भाई जब उसका वूलिंग करेगा, जब उसके जो वूल्स होंगे, जब उनको निकालना होगा उनके बॉडी से, भाई टेक्नोलॉजी तो लगेगी। तो ही कह रहा पीटर समझदार है। पीटर क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने फैक्ट्री को भी चला रहा है और क्या कर रहा है? खेती वगैरह को भी संभाल पा रहा है अच्छे से। तो ही लिखा है, देखो, इट मैन साइंटिफिक वे यूजिंग द टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली, यानी कि जो पीटर की फैमिली है वो क्या कर रही है? सब्जियों को क्या उगा रही है अपने खेतों में, ठीक है। तो ये दूसरी कहानी थी पीटर की और किसकी? माम्बा का। तो ये क्या कर रही थी? ये बस खेती कर पा रही थी, इसको ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, किसको? माम्बा को। लेकिन जो पीटर है वो क्या कर रहा है? बिजनेस भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है। किसको ज़्यादा फायदा हुआ? पीटर को। क्यों? क्योंकि ये अच्छी जगह पे रहता है। तो वही हमको देखना है कि कौन जगह कैसी है, किस जगह पे ज़्यादा खेती हो रही है, किस जगह पे ज़्यादा बिजनेस अच्छा हो रहा है, किस जगह पे बेकार बिजनेस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों कहानी में हमने ये जाना। अब आता है, कहता है पीटर एंड माम्बा क्या है? दो अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि एक अफ्रीका में और एक न्यूजीलैंड में है, जो कि अलग अलग कंडीशन में रह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो कैसा डिफरेंस है? उनका क्वालिटी ऑफ लैंड का, यानी कि उनकी ज़मीन की मिट्टी कुछ अलग है अफ्रीका में, और जो पीटर आता है न्यूजीलैंड में, इस यहाँ का मिट्टी कुछ अलग है, किससे? अफ्रीका से। तो ये कह रहा है कि क्या डिफरेंस है? क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की मिट्टी। फिर सॉइल, वाटर, यानी कि पानी भी डिफरेंट होगा। हो सकता है साउथ अफ्रीका का पानी क्या हो? थोड़ा सा नमकीला हो, यानी कि खारा पानी हो। वही जो यहाँ का पानी है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड का, वहाँ हो सकता है थोड़ा साफ़ हो। नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वहाँ यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड में सब्जियाँ वगैरह उगाई जा रही हैं, लेकिन अफ्रीका में क्या उगाया जा रहा है? मेज, बीन्स और बार्ले। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस, एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो अफ्रीका में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड में क्या है? टेक्नोलॉजी है, पीटर यूज़ कर रहा है उसका। तो ये 4 डिफरेंस हो गए। फिर कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है ये जो चारों डिफरेंस हैं, ठीक है, सॉइल का, वाटर का, नेचुरल वेजिटेशन का और उसके क्या बोल रहे टेक्नोलॉजी का, यही मेन 4 डिफरेंस हैं दो अलग अलग प्लेसेस के। यानी कि एक प्लेस कभी भी दूसरे प्लेस की तरह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है पाकिस्तान की तरह हो सकता है, या इंडिया किसकी तरह नहीं हो सकता? अमेरिका की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का सिचुएशन अलग है। इंडिया का अपना मिट्टी है, अपना पानी है, अलग सिचुएशन है। तो हर जगह का अपना अपना सिचुएशन है। तो वही हमको लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखना है, और तीनों को कंजर्वेशन, यानी कि कैसे बचाना है, कैसे शुद्ध रखना है हमको, कैसे पानी को साफ़ रखना है, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा लैंड। देखिए, कोई भी टॉपिक आएगा एग्जाम में तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ऐसे ही लैंड के बारे में आएगा तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो बस समझते जाइए और समझ के वहाँ पे जाकर आपको लिखना रहेगा। तो और बस फोकस करके समझिए, ठीक है। क्या कहता है? कह रहा जो लैंड है हमारा, यानी कि जो ज़मीन है, जो हमारा पृथ्वी का जो हमारे ऊपर वाला सरफेस है, वहीं तो हम रहते हैं। कह रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर ये ना रहे तो भाई हम कहाँ रहेंगे? समुद्र में तो रहेंगे नहीं। तो भाई कह रहा है कि लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। पहला पॉइंट हो गया। आप सिंपल से लिख देंगे कि लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये 30% जो है, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पे 100% ज़मीन है, मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या है, ठीक है। 100% ज़मीन में से हम बस इंसान कहाँ पर रहते हैं? 30% ज़मीन में ही रहते हैं। बाकी जो 70% जो ज़मीन बसता है वो रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेगिस्तान है, ठीक है, और वहाँ पे जंगल वगैरह है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बस कहाँ पर इंसान कहाँ रहते हैं? बस 30% ज़मीन पर रहते हैं। तो वही लिखा है, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट अवेलेबल। बाकी जो 70% है, ठीक है, वो रहने लायक नहीं है। देखो, आप लोग अच्छे समझिए इस पॉइंट को। कह रहा है पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है। अब ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। ये पृथ्वी है हमारा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है कि ज़मीन है? सबसे ज़्यादा पानी है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है ब्लू प्लानेट या वाटर प्लानेट, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 70% पानी है, ये तो सबको पता होगा, और 30% क्या है? लैंड है। तो 30% लैंड में से, ठीक है, उस 30% लैंड में से
उसमें से भी अगर 100% निकालें तो 100% में से बस 30% लोग हैं जहाँ कहाँ रहते हैं, इस लैंड पे रहते हैं। बाकी जो 70% बचता है 30% में से, वो सब क्या है, पहाड़ है, क्या बोलते हैं, जंगल है या रेगिस्तान है, तो उस जगह पे इंसान आते हैं। बाकी जो 70% बचता है उस पूरी तरह से क्या है, बेकार है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ये पे कह रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो दुनिया का जो पॉपुलेशन है, जो दुनिया का जो पार्ट्स है वो क्या है, अलग पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अलग अलग भागों में डिवाइड है। भाई कोई देश बड़ा है, जैसे रसिया क्या है, बहुत बड़ा है, अमेरिका भी बहुत बड़ा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या है, बहुत बड़ा है, उसके बाद इंडिया भी क्या है, बड़ा कंट्री है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। तो वही वहाँ पर कह रहा है, कह रहा द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कह रहा है जो लोग रहते हैं दुनिया में वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से रहते हैं। जैसे कि चाइना में, चाइना हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा ठंड पड़ता है तो वहाँ पे लोग थोड़ा गोरे गोरे होंगे, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, ठंड भी पड़ता है और गर्मी भी पड़ती है, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा काले होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, यानी कि बीच वाले होते हैं, गेहूँ रंग के, ठीक है। गेहूँ रंग यानी कि जो वीट का कलर होता है उसी रंग के होते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या क्या मतलब लैंड में डिफरेंस पाया जाएगा। सबसे पहले लैंड और क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का जो क्या बोलते हैं क्लाइमेट होगा, ठीक है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा अलग अलग देश का अलग अलग होगा। यानी कि सबको पता है भाई, अब मान लेते हैं अफ्रीका में क्या है, वहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, इसलिए वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट ख़राब है। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है। खेती क्यों होती है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से अलग अलग दुनिया में अलग अलग ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर कह रहा है कुछ लोग हैं जो टोपोग्राफी हैं, कुछ लोग हैं स्लोप्स हैं, यानी कि कुछ जगह पे ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ है, तो पहाड़ों पे बहुत खेती कम होती है, तो वही कह रहा है। कुछ है क्या कह रहा है कि लो लेइंग एरिया है, जैसे कि हमारा यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार पंजाब, ये सब क्या है, फ्लैट एरिया है, यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वही कह रहा है कि हर जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लैंड का। फिर कह रहा है कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर इकट्ठा होगा, जो गड्ढा वाला एरिया, जिससे हमारा गंगा जो बहता है, तो गंगा जिस नदी से बहती है वो नदी क्या है, गहरा है, इसलिए जो पानी इकट्ठा होता है तो गंगा पूरी तरह से भर जाता है, तो इसलिए बहुत विशाल लगता है। यहाँ पर दिखाया गया दी यहाँ नदी ऐसे आया है, ठीक है। तो क्या है, ऐसा एरिया है जो थोड़ा लॉगिंग है, लॉगिंग यानी कि पानी जम जाता है। कुछ एरिया है जहाँ पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि ऊँचे एरिया है, जैसे क्या है, डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान वाला। फिर कह रहा है कुछ एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, ठीक है। ये सब एरिया है जो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, उसे कहते हैं लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर टॉपिक आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन्स एंड रिवर, यानी कि जो प्लेन्स मतलब कि जो सपाट ज़मीनें होती हैं उसके बारे में बता रहा है, और रिवर यानी कि नदियाँ। वैलीज ऑफ अ सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कह रहा है जो जहाँ पर प्लेन्स है, जहाँ पर नदी है, वहाँ के आसपास एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेती हो पाती है। क्यों खेती हो पाती है, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन होता है वो फर्टाइल होता है और वहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। भाई खेती करने के लिए यही तो मेन चाहिए, अच्छा ज़मीन चाहिए और पानी चाहिए, खेती आराम से हो जाएगा। सबको पता है कि जहाँ पर प्लेन्स होगा, यानी कि जहाँ पर फ्लैट एरिया होगा, जैसे कि यूपी बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा, ठीक है, सब क्या है, फ्लैट एरिया है, तो यहाँ पर पानी भी मिल जाता है नदियों से, नदियाँ भी काफ़ी सारी हैं, तो नदियों से पानी भी मिल जाता है और ज़मीनें उपजाऊ भी रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी तरह से खेती बाड़ी हो पाती है, ठीक है। और यहीं पर ज़्यादा लोग क्या हुए, बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी हो पाती है, बिजनेस स्टार्ट हो पाता है, तो वहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दिस एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि ये एरिया ऐसे एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम लोग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं इस जगह पे। यानी कि भाई साहब को पता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं पूरे भारत में, किस वजह से, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और होता है लैंड का यूज़, यानी कि ज़मीन हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या कि यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो खेती के लिए, खेती के लिए यूज़ किया जाता है लैंड, तो वो होता है एग्जाम में आए कि लैंड का यूजेस क्या है, लैंड क्या होते हैं, 2-3 नंबर डिफिनीशन लिख दीजिएगा और लैंड के यूज़ पॉइंट में लिख दीजिए क्या क्या यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले खेती के लिए यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल के लिए यूज़ होता है, भाई जंगल को पेड़ लगाते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ होता है। माइनिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें से खदान वगैरह, सोने वगैरह के लिए, माइनिंग जानते हैं ना, खदान, जिसमें से सोने वगैरह, जो गोल्ड वगैरह होती है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, निकाले जाते हैं। बिल्डिंग हाउस यानी कि घर बनाने के लिए यूज़ होते हैं लैंड, रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्री वगैरह रहती है उनको सेटअप करने के लिए यूज़ होती हैं। तो कई सारे यूजेस हैं जो आप बना के लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे और एग्ज़ाम में जाके बिना रटे और बिना पढ़े क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बार समझ गए हैं तो आसानी से जाकर वहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं आंसर। तो ये कह रहा है ये क्या है, लैंड यूज़ हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, लैंड के हम यूज़ कर रहे थे, किस तरीके से यूज़ कर रहे थे हमने जाना। फिर कहता है कि द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर एट टोपोग्राफी, कह रहा है कि जो लैंड का यूज़ है
वो कैसे पता चलेगा कौन सा ज़मीन फर्टाइल है, कौन सा ज़मीन अनफर्टाइल है। जैसे मान लेते हैं यूपी का जो ज़मीन है वो फर्टाइल होता है, वही जो राजस्थान का ज़मीन है वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से क्या है, रेगिस्तान है। तो कह रहा कैसे पता करेंगे, तो कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हैं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहाँ पर खेती अच्छे से होगी। अगर इसमें चीज़ कोई भी चीज़ें 2-3 चीज़ मिस होगी तो वहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी। जैसे कि राजस्थान में क्या नहीं है, पानी भी नहीं है, क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, मिट्टी वहाँ पर रेगिस्तान है, यानी कि धूल है, तो वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। लेकिन बिहार, यूपी वगैरह में ये सब चीज़ें अच्छे से पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़मीन क्या है, अच्छे से फर्टाइल है। तो पूछ सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़मीन रहने लायक है या खेती करने लायक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। कह रहा है कि ये जगह यानी ये चीज़ें टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि ये सब चीज़ें जहाँ पर पाई जाएंगी वहाँ पर खेती भी होगी और लोग भी हाई मात्रा में, यानी कि हाई पॉपुलेटेड कंट्री में बसे रहेंगे, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। और यूपी बिहार है, अब सबसे ज़्यादा खेती भी होती है धान और चावल की, ठीक है, गेहूँ वगैरह का, और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं। इसीलिए कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है जो हम जानते हैं वही चीज़ बताया, बस अपने भाषा में इसको बताया और हमें उसी को समझ के एग्ज़ाम में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लैंड ऑफ यूजेस में। कह रहा है कि जो लैंड होती है, यानी कि जो ज़मीनें होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है प्राइवेट, ठीक है, यानी कि खुद का ज़मीन, उसको कहेंगे हम क्या, प्राइवेट। नाम से ही क्या है, प्राइवेट लग रहा है, यानी कि खुद का ज़मीन, वो किसी का और नहीं होगा, बस आपका होगा, ठीक है। जैसे आपका ज़मीन है तो उसे प्राइवेट कहेंगे। दूसरा आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि उसमें कई लोग हिस्सा रहेगा। तो ये कह रहा है कि 2 तरह की लैंड होती हैं, एक होता है कम्युनिटी, एक होता है प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी मैंने बता दिया क्या है, जैसे खुद का ज़मीन हो गया, तो किसी एक का रहेगा, उसमें और कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं आपका नाम कोई भी है, जैसे मान लेते हो वहाँ पर ऊपर क्या था, माम्बा था ना, और पीटर का था। तो पीटर के पास 1 एकड़ खेत है, तो उसका उसी का खेत है, उस पर माम्बा अपना हक नहीं जमा सकती है, तो उसे कहेंगे हम क्या, प्राइवेट, यानी खुद नाम में ही प्राइवेट है, यानी खुद का खेत, उसमें और कोई खेती नहीं कर सकता या और कोई घर नहीं बनवा सकता। दूसरा था कम्युनिटी, ये अलग तरह का, इसका नाम भी क्या है, कम्युनिटी, यानी कि इसमें कई लोग होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कॉमन यूज़ के लिए इसमें 5-6 लोग या 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग रहते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं, फ्रूट्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं, नट्स वगैरह, मेडिकल हर्ब्स को वहाँ से लाते हैं। जैसे जंगल क्या आता है, कम्युनिटी है, ये एक लोगों का नहीं है, कई लोगों का है, उसमें जितना लोग चाहे उसमें लोग जाके वहाँ पर काम वगैरह या अपना धंधा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गांव में नहीं होता है या शहर में भी होता है, गवर्नमेंट ज़मीन होती हैं, उसी को कहते हैं कम्युनिटी वाले, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, यानी कि ऐसा ज़मीन जो एक लोग का ना हो, कई सारे लोगों का हो, जैसे कि उसे क्या करेंगे, सीधा सीधा गवर्नमेंट लैंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कह रहा है कि जो लोगों की संख्या वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये तो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि जो आबादी है भारत की वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लोगों का डिमांड्स है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, ज़मीन लिमिटेड ही है भाई, ज़मीन हमारा कितना है, 30% ही है बस पूरे पृथ्वी पे, और इंसान की संख्या क्या है, लगातार बढ़ रही है, यानी कि ये लिमिटेड है, यानी कि ये लिमिटेड मात्रा में है, लेकिन इंसान क्या हो रहे हैं, अनलिमिटेड हो रहे हैं। तो क्या होगा भाई, दिक्कत तो होने वाली है आने वाले समय में। अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले 50 सालों में क्या होगा, ज़मीन ही नहीं रहेंगी किसी के रहने के लिए, ठीक है। तो दूसरे प्लानट, दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा हमको। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन अभी ये दिक्कतें हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसा ही दिक्कतें आने वाली है। तो वही कह रहा है पीपल एंड डिमांड्स एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, ठीक है। और वहीं जो क्वालिटी है लैंड का, वो हर जगह पे, एक जगह पे अलग है, दूसरी जगह पे अलग है। जैसे मैं बताया ना कि राजस्थान का जो क्वालिटी है लैंड का वो अलग है, वो बेकार है। वही जो भी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ का जो मिट्टी है वहाँ का अलग है। तो वही कह रहा है कि हर जगह पर मिट्टी अलग अलग होती है, या तो जहाँ पर अच्छी मिट्टी होगी वहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लिमिटेड होने की वजह से, यानी कि भाई ज़मीन तो लिमिटेड ही है, लेकिन इंसान के ग्रो होने से क्या कर रहे हैं, इंसान अपने रहने के लिए, भाई वो तो कुछ ना कुछ करेंगे अपने ज़िंदा रहने के लिए। आप भी अगर ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो इंसान बच रहे हैं, जिसके पास ज़मीन घर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जो जंगल बचे हुए हैं उनको भी वो लोग तबाह कर रहे हैं और वहाँ पर अपना घर वगैरह बसा रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, यानी कि जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, नदियों की तरफ, समुद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनको जगह ढूंढने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जंगल की तरफ, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन बचा हुआ है वो भी क्या रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ज़मीन ही नहीं बचेगा, यानी कि लैंड ही नहीं रहेगा, लोगों को या तो समुद्र में रहना पड़ेगा या किसी दूसरे ग्रह पर रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न कैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस। कह रहा है आजकल काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से
जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ज़मीन काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन तो लिमिटेड ही है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को काट के ज़मीन को हथिया रहे हैं और वहाँ पर अपने घर बसा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है लैंड स्लाइड, भाई ये तो हो गया ज़मीन फिनोमेना, यानी कि लोगों के द्वारा क्या किया गया। दूसरा कि लैंड स्लाइड, कभी कभी क्या हो रहा है, ज़मीन धंस जा रहा है अंदर की तरफ। भाई जाहिर सी बात है, जब ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे ज़मीन क्या होगा, धंस जाएगा। सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह पे चली जा रही है। डिजर्टिफिकेशन, यानी कि सबसे बड़ा इन्वायरमेंट तो यही है कि जैसे ही पानी की कमी हुई हो, ज़मीन क्या हो रहा है, बंजर हो जा रहा है और वहाँ पे रेगिस्तान का फॉर्मेशन होना शुरू हो जा रहा है। जैसे मान लेते हैं यूपी, क्या है, यूपी बिहार महाराष्ट्र बहुत अच्छी ज़मीन है, मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश ना हो तो यहाँ की जो ज़मीनें होंगी वो क्या हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, जहाँ पर खेती वगैरह नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि डिजर्टिफिकेशन ऑफ द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। कह रहा है जो ज़मीन बदल रही है, किसमें डिजर्टिफिकेशन हो रही है, जिसमें डिजर्ट में बदल रही है, रेगिस्तान में बदल रही है, वो आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है इन्वायरमेंट के लिए। क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे मान लो हमने बताया ना कि ज़मीन क्या है, लिमिटेड है, लेकिन इंसान क्या है, इंसानों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इंसानों के पास ज़मीन ही नहीं बचेगा रहने के लिए, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि पहले लोग इतना पे रहते थे, फिर इनकी संख्या बढ़ी, फिर बिल्डिंगें बनाने लगे, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करने लगे, फिर शहर बसाने लगे, फिर शहर बसाते बसाते पूरा एक कंट्री बसा लिए, और कंट्री बसाते बसाते क्या करेंगे, पूरी तरह से जो ज़मीन बची होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ना जंगल रहेगा, ना पहाड़ रहेगा, ना कुछ रहेगा, बचेगा तो बचे क्या, इंसान बचेंगे बस भर भर के, ठीक है। तो पूरी तरह से तबाही होने वाली है आने वाले 100 सालों में, तो तैयार रहिए। अगर आप लोग क्या नहीं करते, कंजर्वेशन नहीं करते लैंड रिसोर्सेज का, तो ये हमको पढ़ना है कि कैसे लैंड को बचाएं, कैसे ज़मीन को हम बचाएं। तो देखते हैं कैसे बचाते हैं। देखो यहाँ पर वही दिया है, कह रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, वैसे उनका डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड यानी कि उनके डिमांड्स क्या है, हमको घर चाहिए, भाई सबको घर चाहिए होगा, तो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपना घर बनाते जाएंगे और पेड़ों को काटते जाएंगे बड़े नंबर पे। तो वही कह रहा है कि लीड टू द लार्ज स्केलिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही, किसका हो रहा है, जंगलों का तबाही हो रहा है। अपने आप को रहने के लिए क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। तो वही कह रहा है कि हमको बचाना है उसको। अगर नहीं बचाते हैं तो आने वाले 100 सालों में जो हमने बताया है ना कि लोगों को या तो दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा या तो समुद्रों में रहना पड़ेगा। भाई दो ही जगह रहने के लिए ना, और कोई तो जगह तो है नहीं। या तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप में लड़ाई करना पड़ेगा रहने के लिए, लोग आपस में युद्ध करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, एक दूसरे को मारे पीटेंगे रहने के लिए। कह रहे हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, और एफॉरेस्टेशन करने पड़ेगा, यानी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे अपने आसपास एरिया में, हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, ठंडा रहेगा और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले तो हमको पेड़ लगाने चाहिए, जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं। यानी कि पेड़ों की गिनती नहीं है कि एक इंसान 10 ही पेड़ लगाए, एक इंसान 1 करोड़ पेड़ लगाए, ठीक है। जितना जितना आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले 100 सालों में, भाई इंसान की एज कितना होता है, 60 से 80 साल होता है। तो आप ये देखेंगे, अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर आप पेड़ नहीं लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे किस तरीके से ज़मीनें जो हैं बर्बाद होंगी और किस तरीके से आपस में लोग लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं इसको बचाने के लिए हर इंसान को, हर एक, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि ज़मीन जो बंजर हो जा रही है उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको फिर से क्या बनाए, फर्टाइल बनाए, ठीक है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो डेली जो किसान लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों को मिट्टी फसल उगाने के लिए, उसको कम करके क्या करना पड़ेगा, अपना ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करना पड़ेगा। और जो खेत की मिट्टी है उसको लगातार चेक करते रहें कि उसका जो मिट्टी है वो फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है। जैसे ही अनफर्टाइल होता है उसको खादों का प्रयोग करके उस मिट्टी को फर्टाइल बनाएं। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिया कि हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हमको लैंड को रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, यानी कि ज़मीन को फिर से क्या बनाना पड़ेगा, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ क्या कर रहा है, जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हैं, जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं किसान, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से मिट्टी फर्टाइल है और लोग क्या रहे, सुरक्षित रहे आने वाले 100 सालों में। अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा लैंड का, हमने क्या देखा, लैंड देखा, लैंड के यूजेस देखे, और लैंड का हम कैसे बचाएंगे, उसको कैसे तबाह हो रहा है ज़मीन, उसको हमने देखा। अब कैसे बचाते हैं ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, सॉइल, यानी कि सॉइल की मिट्टी। ये भी अलग अलग होती है, सेम ये भी उसी तरह से है लैंड की तरह से। अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी होगी, यानी कि राजस्थान की मिट्टी अलग है, यहाँ की मिट्टी अलग है।
इंडिया की मिट्टी अलग है, अफ्रीका की मिट्टी अलग है। तो वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या जुड़ गया है, सॉइल जुड़ गया है। तब ये देखेंगे सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, और किस तरीके से सॉइल का हम कंजर्वेशन करें वो हम चीज़ देखेंगे। तो आप सॉइल का देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट आता है, कह रहा है कि जो सबसे पतला लेयर होता है, ठीक है, किसका लेयर, सरफेस का, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, कह रहा है सबसे जो पतला लेयर होता है ऊपर का, ठीक है, इसी को कहते हैं मिट्टी। यहीं पर खेती वगैरह होती है। तो ये कह रहा है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला सरफेस है जो कवर करता है सरफेस को, किसके सरफेस को, अर्थ के सरफेस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, सॉइल जो होता है वो लैंड से क्लोजली टच रहता है। भाई जाहिर सी बात है, ज़मीन है उसके ऊपर मिट्टी होती है, उसी पे हम वो खेती करते हैं। तो क्या मिट्टी हमारा एकदम सटा हुआ किससे, ज़मीन से। तो यहाँ पर कह रहा है जो मिट्टी होती है वो किस तरह से होती है, लैंडफॉर्म्स पे डिपेंड होती है। किस तरह का लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म यानी कि ज़मीन के फॉर्म्स क्या हैं। अगर पहाड़ रहेगा तो पहाड़ वाली मिट्टी रहेगी, ज़मीन वाला खेत वाला मिट्टी रहेगी तो वो वाला मिट्टी है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करता है किस तरह का लैंड है, किस तरह का लैंड फॉर्म है, किस तरह का लैंड टाइप है। जिस तरह का मिट्टी, जिस तरह का ज़मीन रहेगा उस तरह के मिट्टी रहेगी। वैसा तो है नहीं कि मिट्टी है क्या बोलते हैं, जो ज़मीन है वो है रेगिस्तान का और मिट्टी है यूपी का, इस तरीके से हो नहीं सकता। तो जिस तरीके का ज़मीन रहेगा उस तरीके से मिट्टी भी रहेगी, ठीक है। अब मिट्टी कैसे बनता है, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल कैसा से बनता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर दिया है ना, वेदरिंग तरीके से, यानी कि जो हमारा मिट्टी बनता है वो वेदरिंग तरीके से बनता है। अब वेदरिंग क्या होता है, ये मौसम वाला वेदर नहीं है, दूसरा वेदर है। देखो इसका डिफिनीसन दिया है, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ डीके ऑफ एक्सपोज रॉक, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहते हैं ना, वही नदियों के द्वारा घिसते 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 इतने छोटे हो जाते हैं कि वो मिट्टी का फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द ब्रेकिंग ऑफ एक्सपोज रॉक, ठीक है, बाय टेम्परेचर, या गर्मी के द्वारा टूटते हैं। भाई पूछेंगे आप ना कि पहाड़ कैसे टूटते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास में बताया था, गर्मी के द्वारा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यानी कि गर्माहट हो जाती है तो पहाड़ क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर होता है फ्रॉस्ट, यानी कि बर्फ़ जमने लगता है। तो बर्फ़ जमने के बाद जब गर्मी होगी तो बर्फ़ में भी क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगेंगे। या प्लांट्स के द्वारा क्या होता है, कभी कभी पहाड़ों में पौधे उगने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ उगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं पहाड़ों के, या जानवरों के जरिए, यानी जानवर उस पर जाके क्या करते हैं, छेद कर देते हैं, पहाड़ों में छोटे छोटे छेद करते रहते हैं। तो उनसे वजह से भी क्या होती है, मिट्टी बनती रहती है। और इंसानों के एक्टिविटीज़ यानी कि माइनिंग वगैरह जब होती है इंसानों के द्वारा, तब भी क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये सब सारी तरीके हैं जिसकी वजह से मिट्टी फॉर्म होता है। तो ये कह रहा है कि लैंडफॉर्म्स की जो मिट्टी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर जगह पे अलग अलग होती हैं। कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि वेदरिंग के तरीके से। अब वेदरिंग क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। अब मिट्टी में क्या क्या होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है, यानी कि फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होता है। उपजाऊ यानी कि जहाँ पर खेती अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल का डिफिनीशन। देखो यहाँ पर एक डिड्यूनो करके दिया है, ये आपको पढ़ना चाहिए जब कभी भी आए ना बुक में, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए, यानी कि जो हम मान लेते हैं मिट्टी है, ये कहाँ से है, उत्तराखंड से लेके बिहार तक की मिट्टी है, ठीक है। कह रहा है यहाँ का 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसको बनने के लिए 100 साल से ऊपर लग जाते हैं, यानी कि हज़ारों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ज़मीन है ना, उस ज़मीन पे 1 सेंटीमीटर मिट्टी, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी, जैसे मान लेते हैं ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। इसके ऊपर जो मिट्टी होगी ना उसका 1 सेंटीमीटर है, जैसे मान लेते हैं इतनी ऊपर है, तो 1 सेंटीमीटर इतनी जड़ी मिट्टी बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। तो वही कहा है कि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल से ऊपर लगते हैं। तो वही कह रहा है कि मिट्टी हम कैसे बचा पाएंगे, बता रहा है पेड़ लगा के, या मिट्टी को क्या करेंगे, रिक्लेमेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब आता है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, किस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैंने बताया है, उसको अब डिटेल में देखेंगे। जैसे मैं क्या बताया था, पेरेंट रॉक की वजह से, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना की वजह से, टाइम की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट टेम्परेचर की वजह से। तो वही हमको देखेंगे डिटेल में। कह रहा है द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक क्लाइमेट फैक्टर्स, यानी कह रहा है 2 फैक्टर्स हैं जो मेन है। सबसे पहले नेचर का, यानी कि प्राकृतिक रूप से पत्थर क्या होते हैं, गिरते रहते हैं प्राकृतिक रूप से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्माहट बढ़ती है, बारिश होता है, ठंड होता है, तो ये सब क्या नेचुरल है। दूसरा था क्लाइमेटिक फैक्टर। अब ये क्या होता है, सब एक एक करके डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला था पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, पत्थर होते हैं, ठीक है। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल्स कंटेंट, परमिएबल, यानी कि ये जो पेरेंट रॉक होते हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ पर लिखा है ना, कार्टून तरीके से दिखा गया है, ये पेरेंट रॉक है, ये वेदर रॉक है, ये सब है जहाँ पर
बालू वगैरह पाए जाते हैं, नहीं होता बालू वगैरह निकलते हैं ज़मीन से, तो इस दूसरा लेयर होता है। सबसे पहले लेयर पे क्या होता है, टॉप सॉइल होता है, यानी कि जो वो ऐसे मिट्टी होती है जहाँ पर हम खेती करते हैं। तो ये कह रहा है कि पेरेंट रॉक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मिट्टी किस तरह का होगा, यानी कि जो पेरेंट्स रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि मिट्टी फर्टाइल होगा कि अनफर्टाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि पेरेंट रॉक एग्जाम में आ गया, क्या होते हैं। सबसे पहले आएगा कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं। पेरेंट रॉक है, रिलीफ है, इस तरह करके विधि देखेंगे। सबसे देखते हैं पेरेंट रॉक। कह रहा है यही डिसाइड करता है कि मिट्टी किस कलर का होगा, किस केमिकल का होगा, किस टेक्सचर का होगा, यानी कि वो मिट्टी होगा क्या फर्टाइल होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करता है, पेरेंट रॉक। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा आता है रिलीफ, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो हाइट होती है पत्थर की वो, और उसका स्लोप यानी कि ढलान जो होता है, जैसे पत्थर ऐसे होता है ना, तो ये हाइट, ठीक है, और ये ढलान डिसाइड करेगी कि मिट्टी किस तरीके से क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, यानी कि गिरेगा नीचे की तरफ। दूसरा आता है फ्लोरा एंड फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये मैं क्लास 7 में आया था आपके, मैंने बताया था अच्छे तरीके से ट्रिक करके। देखिए फ्लोरा यानी कि फ्लावर, फ्लावर में क्या स्पेलिंग होती है, FLOWER एन होता है, इसमें भी FLO है, इसमें भी FLO है। फ्लोरा कभी कहीं भी आया, जिसका मतलब कि सारे तरह के जितने भी पौधे होते हैं उसमें आते हैं, फ्लोरा में आते हैं। यानी कि पौधों की वजह से भी क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। जो नहीं होता, मैंने बताया कि पहाड़ में पेड़ वगैरह उग जाते हैं, तो जब पेड़ उगते हैं उसमें से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो पहाड़ों में से छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहते हैं, तो वही टुकड़े क्या होते हैं, गिरते 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 इतने छोटे होते हैं कि मिट्टी का फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो वही होने में क्या लगता है, 100 साल से ऊपर लग जाता है। तो पौधों की वजह से, जानवरों की वजह से, फौना यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल किसमें आते हैं, फौना में आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया की वजह से भी पत्थर टूटते रहते हैं। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इसकी वजह से भी क्या होती है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। चौथा टाइम, डिटर्मिनेशन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि समय क्या करता है, बताता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा। भाई ज़्यादा टाइम हुआ तो ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेशन होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फॉर्म हो सकता है, और कम टाइम में हुआ तो कम ही हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। पाँचवा होता है रीजन हमारा क्लाइमेट, यानी कि टेम्परेचर, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा पत्थर टूटेगा, जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा पत्थर टूटेगा। तो टेम्परेचर, रेनफॉल और ठंडी यानी कि कोल्ड वेदर, ये तीनों कौन डिसाइड करते हैं, मिट्टी का फॉर्मेशन। ये 5 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके की मिट्टी बनेगी। ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा सॉइल का, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर, यानी कि किस तरीके से सॉइल हमारा बर्बाद हो रहा है, यानी कि जो मिट्टी है हमारे देश की किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, और उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, यानी कि उसको कैसे बचाएंगे। तो देखते हैं कैसे बर्बाद हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि जो पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का पकड़ेगा कौन। मैंने क्लास 7 में बताया ना कि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को ऐसे पकड़े रहते हैं, जिसके से मिट्टी जब हवा चलता है, जब बारिश आता है तो मिट्टी फ्लो नहीं कर पाती है। तीसरे से मिट्टी क्या हो रहा है, बचा हुआ रहता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन तो होना तय है। सॉइल इरोजन मतलब कि जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है, किसकी वजह से, हवा की वजह से या बारिश की वजह से। कह रहा सॉइल इरोजन डिप्लेशन ऑफ द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी कि सॉइल इरोजन की वजह से ही मेन थ्रेट हो रहा है, किसका थ्रेट, यानी कि नुकसान पहुंच रहा है किसको, सॉइल को। ठीक है, तो वही मिट्टी अगर बचाना है तो इसको हमको रुकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है इंसानों की वजह से भी और नेचुरल फैक्टर की वजह से। नेचुरल फैक्टर क्या है, वही हवा और बारिश, ये तो हो गया नेचुरल। और इंसानों की वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, यानी कि मिट्टी खत्म हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो आप एग्जाम के पॉइंट में लिख सकते हैं कि अगर पूछता है कि मिट्टी कैसे बर्बाद हो रही है, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, सॉइल इरोजन, दूसरा इंसान और नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या है, नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो विंड और वाटर। ठीक है, यानी वाटर यानी कि रेनफॉल, बारिश लिखिएगा, वाटर नहीं, यानी कि वही रेनफॉल। फिर कह रहा फैक्टर्स विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। कह रहा और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो तीसरा फैक्टर क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों की कटाई, और एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों की लगाई। जब पेड़ आप लगाते हैं तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो 3 पॉइंट हो गया जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। सबसे पहला पॉइंट सॉइल इरोजन, दूसरा ह्यूमस और नेचुरल फैक्टर, तीसरा डिफॉरेस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग, चौथा पॉइंट हो गया, यानी कि ज़्यादा जब जानवरों के चराएंगे तो क्या होगी, वहाँ की जो घास होगी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ का बस मिट्टी बचेगी। जैसे मान लेते हैं घास है ना, अगर यहाँ पर सारा ओवर ग्रेजिंग क्या जानते क्या मतलब होता है,
जो आप जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको घास फूस खिलाने के लिए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में आप चरा लिए, घास को खिला दिए, तो वहाँ की घास क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ मिट्टी बचता है। तो वही जब हवा चलती है, जब बारिश वगैरह आता है, तो मिट्टी बह के कहीं और चली जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, हमारा दिक्कतें होती हैं सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज़ करना। जो किसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो खादें वगैरह डालते हैं वो खेतों में, वो केमिकल से बने होते हैं। भाई कोई भी केमिकल्स का यूज़ करेगा तो केमिकल्स नुकसान ही पहुँचाएंगे। तो वही कह रहा है, जब ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तो मिट्टी को भी नुकसान पहुँचाता है। छठवां रीज़न हो गया रेन वॉश। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो इससे मिट्टी क्या होती है, बह जाती है। लैंडस्लाइड, जब कभी कभार क्या होता है, ज़मीन धंस जाता है, तो उससे भी मिट्टी खत्म हो जाती है। ज़मीन धंस जाएगा तो मिट्टी बचेगी ही नहीं। फिर आता है फ्लड। फ्लड यानी कि जब बाढ़ वगैरह आ जाता है, फ्लड यानी कि बाढ़ नहीं आता है शहरों में या गाँव में, तो बाढ़ क्या करती है, मिट्टी को बहा ले जाती है। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से मिट्टी क्या होता है, बर्बाद होता है। तो आप इसमें से कोई भी 5 रीजन लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर का आता है तो जितने नंबर का आएगा उतना पॉइंट आपको लिखना है। अब आते हैं कंजर्वेशन, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिसके वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो कंजर्वेशन यानी कि बचाना। ठीक है, अब किसको बचाना है हमको, अपने आप को। तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले सॉइल को बचाना पड़ेगा। तो क्या क्या बचाने के तरीके हैं, सबसे पहले आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, देखो कह रहा है कि द बेयर ग्राउंड ऑफ बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ, देखो सिंपल सा इसका फंडा क्या है, कह रहा है कि जो जहाँ पर खेती वगैरह होती है, जहाँ पर पौधों को लगाया जाता है, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा जगह रखी जाती है। ठीक है, जगह क्यों रखी, जैसे मान लेते हैं हमारा खेत है, ठीक है, तो एक प्लांट अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो दूसरा प्लांट हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी चाहिए होता है, यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, लगभग मैक्सिमम 5 होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, देखो ये डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है, अगर डिस्टेंस रहता है तो बाहर से जो यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नमी होगी, ठीक है, नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो जाएगा मिट्टी के अंदर। मिट्टी क्या होगा, नमी का रहेगी, उसमें के अंदर फर्टाइल रहेगी। तो ये कह रहा है इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, यानी कि अगर उसके बीच में का डिस्टेंस रहता है, ठीक है, यानी कि 2 पौधों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस रहता है, तो उस डिस्टेंस से क्या होगा, हमारा मिट्टी नमी रहेगी। तो पहला आ गया मल्चिंग। तो मल्चिंग में आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, और पूछता है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें कौन कौन से तरीके का यूज़ करना है, सिंपल से लिख सकते हैं आप मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, अगर डिटेल में पूछता है तब आप लिखेंगे, डिटेल में वैसे नहीं पूछेगा, बस उसका ऊपर पूछता है तो मल्चिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है कंटर बैरियर। कंटर बैरियर इस तरीके से होता है, कहाँ दिया है, क्या यहाँ पर देखो दिया है, ये कंटर बैरियर है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखो पत्थर का यूज़ करके, जो पत्थर होते हैं उनका यूज़ करके, ग्रास यानी कि घास, सॉइल का यूज़ करके क्या कर जाता है, एक बैरियर बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा खेत था, इस खेत की मिट्टी जो है वो तो सिक्योर है, लेकिन जब बारिश वगैरह होता है तो बारिश का पानी को इकट्ठा करने के लिए, भाई खेतों में तो पानी चाहिए होता है ना, तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उसके आसपास के जो बाउंड्री होती है खेतों की, वहाँ पर पत्थरों से, घासों से बाउंड्री किया जाता है, जिसके से जब पानी है बाहर ना जा सके। देखो यहाँ पर दिया है बाउंड्री ना, ऐसे सब किया गया है। तो जब बारिश होगा, जब बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, प्लांट्स को इस तरह से ग्रो करवाएगा। तो ये होता है कंटर बैरियर। ठीक है, इसमें से क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, देखिए लिखा है ना, कलेक्ट वाटर, पानी को कलेक्ट करके पौधों को पहुंचाता है, जिससे पानी अच्छे से ग्रो कर पाता है। फिर होता है रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है, देखो कह रहा है कि जो खेतों में जो खेती होती है ऊंची जगह पे होती है, यानी कि जो मान लेते हैं ये ज़मीन था, ये हमारा कहाँ है, ऊंची जगह पे है, नीचे नहीं, फ्लैट एरिया में नहीं है, फ्लैट यानी सपाट एरिया में नहीं है। तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग, जो ढलान होगा, जिसे मान लेते हैं जो ढलान है पत्थर का, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पत्थर लगा देंगे, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जब यहाँ से पानी गिरेगा, बारिश का पानी जब गिरेगा तो तेज़ी से नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा, जिसकी वजह से मिट्टी जो होगी वो रुकी रहेगी वहीं पर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं अगर ये पत्थर नहीं रहता, या सीधे मिट्टी क्या करती, मतलब वहाँ से गिर के नीचे तरफ आ जाती, तो वहाँ पर मिट्टी रुकता नहीं। तो उस मिट्टी को रुकने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पत्थर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करके वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉइल लॉस को रोकना पड़ेगा। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग सबसे बेस्ट फार्मिंग होता है। जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है ना, इसमें गोल गोल खेती करना इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी होगा, जो मिट्टी होगा, दोनों लॉस नहीं होगा। यानी कि मान लेते हैं पानी अगर बरसता है तो पानी क्या करेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जाएगा, यानी कि जिस पौधे के पास पानी नहीं रहेगा उस पौधे के पास पानी पहुंच जाएगा, और मिट्टी भी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो ऐसे करके गोल गोल खेती किया जाता है, तो इसी को कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, तो इंटरक्रॉपिंग होता है इस तरीके से फॉर्म हो, जिसे मान लेते हैं इस तरीके से खेती लगाएंगे, फिर दूसरा पौधा इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है,
जिसकी वजह से क्या होगा, जो खेत की मिट्टी होगी वो रुकी रहेगी। तो इस तरीके से कहेंगे इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करवाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्वांटर प्लगिंग। ठीक है, वो भी इस तरह का होता है। दूसरा होता है, लास्ट होता है शेल्टर बेड। ये सारे तरीके से क्या तरीके थे, ये तरीके थे हमारे सॉइल को कंजर्वेशन को बचाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब पार्ट 2 में। ये चैप्टर बड़ा है तो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा हमारा वाटर के बारे में और वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर ज्योग्राफी का, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल रिसोर्सेज। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, लैंड और सॉइल के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं वाटर के बारे में। कह रहा है जो वाटर है, सबसे पहला पॉइंट वाटर के बारे में आता है कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल क्या आज चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो वाटर जो है, पानी जो है हमारा, जो हम पानी पीते हैं वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, गंदा हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता, पीने लायक नहीं हो सकता लेकिन खत्म तो नहीं होने वाला है। क्यों खत्म नहीं होने वाला है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना हमारा, वो 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से। यानी कि अगर पृथ्वी का हम 4 हिस्सा करते हैं काट पीट के, ठीक है, पृथ्वी को मान लो काट देते हैं, 4 हिस्सा में काट देते हैं, एक हिस्सा ये है, 2 हिस्सा ये है, 3 और चौथे में, तो कह रहा है जो 3 हिस्सा है ना वो सिर्फ पानी से भरा पड़ा होगा। यानी कि जो 3 हिस्सा होगा, 1 2 3, वो सिर्फ पानी है, और चौथा हिस्सा क्या है, ज़मीन है जहाँ हम लोग रहते हैं। और उसी ज़मीन में लैंड भी है, ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, इंसान भी रहते हैं, जंगल भी है, कई तरह के छोटे छोटे ज़मीन भी हैं। तो ये कह रहा है कि जो 3 हिस्सा है वो पानी से कवर है। किससे कवर है, पानी से। तो ये कह रहा है जो हमारी पृथ्वी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट कहा जाता है या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहीं से, इसी प्लैनेट से, यानी कि इसी पानी से ही लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ साल पहले हम लोग की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जानवरों की, यानी कि लिविंग थिंग्स का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, ये कौन बताता है, साइंटिस्ट बताते हैं अपने हिसाब से, यानी अपने पढ़ लिख के हिसाब से। तो ये हो गया, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वाटर है वो काफ़ी बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा, यानी कि 4 हिस्सा कर रहे थे, उसमें से 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा क्या है, पानी से भरा पड़ा है, और 1 हिस्सा ज़मीन का है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को वाटर प्लैनेट कहा जाता है या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, और इंसान, लिविंग थिंग्स का, इंसानों का नहीं, लिविंग थिंग्स का उत्पत्ति कब हुआ था, 3.5 बिलियन, यानी कि 3.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, और कह रहा है इवन टुडे, यानी कि आज भी द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। कह रहा है आज भी क्या हो गया है कि लगभग क्या ना कहता है, कितना क्या बता रहा है कि कहाँ गया यार, सलीन वाटर, द ओशियन वाटर इज कवर्ड। कह रहा आज भी जो है, अगर पृथ्वी का 4 हिस्सा करते हैं तो 4 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या होगा, ऐसा होगा जो समुद्र हमारा कवर करता है। बाकी जो 1 हिस्सा बचता है वो ज़मीन पर जितने भी तालाब हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी छोटे छोटे पोखरा है, वो सारा कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पानी का यूटिलाइजेशन, कि पृथ्वी पे कितना ज़्यादा पानी है। लेकिन वो पानी क्या है, पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा होता है, जो कि पीने लायक नहीं है। पीने लायक पानी जानते हो कितना है, 0.033%। ठीक है, तो इतना पानी बस पीने लायक है। तो इसलिए पानी को हम देखेंगे और कैसे बचाएं पानी को, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। देखो यहाँ पे लिखा है कि द ओशियन वाटर इज सैलिन वाटर, यानी कि नमक वाला पानी। सैलिन मतलब होता है नमकीला। तो जो समुद्र का पानी है, जो महासागर का पानी है, वो क्या है, खारा पानी है, और इंसानों के लिए वो अच्छा नहीं है। इंसान पियेंगे, जितना पियेंगे उतना ज़्यादा प्यास लगेगा। ठीक है, तो वो इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता है। जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% है, यानी कि जो समुद्र का है कि जो बड़े बड़े गंगा है, बड़े बड़े यमुना सरस्वती है, जो नदियां हैं, उनमें जो पानी है वो साफ़ पानी है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। यानी कि 2.7% भी पानी जो है वो फ्रेश तो है लेकिन पीने लायक नहीं है, यानी कि साफ़ पानी नहीं है। ठीक है, कह रहा है 70% ऑफ द दिस अकर एज आइस शीट। कह रहा है कि 2.7% में से, जो फ्रेश पानी है उसमें से 70% पानी कहाँ से आता है, हमारे ग्लेशियर से आता है। ठीक है, यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ऊपर की तरफ, साउथ नॉर्थ में, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हमारा होता है ना नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ है यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े ग्लेशियर है, पहाड़ है बर्फ़ के, वहीं से पानी क्या आता है, पिघल के इस छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे कंट्री में आता रहता है। तो वही से हम पानी क्या करते हैं, फ्रेश पानी को हमको मिलता है। कह रहा है ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। कह रहा है उस 70% पानी में से
बस 1% पानी ऐसा है जो इंसानों के लिए अच्छा है, यानी कि यूजेबल है, जो इंसान यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, ठीक है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, वो भी क्या है, ग्राउंड वाटर में आता है, यानी कि जो साफ पीने वाला पानी जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, गाँव में जो नल होता है ना, वो नल का पानी क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि ज़मीन से पानी आती है। जो भी पानी ज़मीन से निकलता है वो साफ़ होता है और हम लोग उसे बिना फिल्टर के पी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कह रहा है जो भी पानी कहाँ पर है, नदियों में है, लेक्स में है या वाटर वेपर में है, वो एटमॉस्फेयर में जाके क्या करता है, बारिश के फॉर्म में फिर नीचे आता है और वो सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। वही जब उसको हम टोटी से या नल से निकालते हैं तो वो पानी पीने लायक हो जाता है। ये तो हमारा वाटर का रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से पानी आती है, कितना परसेंटेज में पानी पीने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर के बारे में, कह रहा है कि जो वाटर है ना वो सबसे प्रीशियस है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पृथ्वी पे। अगर पानी नहीं रहता है तो इंसान क्या करेंगे, 3 से 4 दिन में ही मर जाएंगे, जितने भी जानवर होंगे, जितने भी पेड़ पौधे होंगे, वो सारे क्या होंगे, सूख जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है जो फ्रेश वाटर है वो सबसे प्रीशियस चीज़ है पूरी पृथ्वी पे, ठीक है। बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर के बारे में, कह रहा है जो इंसान है, ठीक है, वो बस पीने या खाने के लिए पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब पानी का जो यूज़ होता है इंसानों के द्वारा वो बस पीने खाने के लिए नहीं बल्कि खेती करने के लिए भी यूज़ होता है। इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं उनमें यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो करंट आता है, वो भी किससे बन रहा है, पानी से बन रहा है। किसे, डैम से, जो डैम्स वगैरह होते हैं वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि ह्यूमन्स जो है, पूछ सकता है एग्जाम में कि इंसानों के द्वारा क्या क्या पानी की यूजेस होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो क्या कर लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग में, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, यानी कि बर्तन वगैरह, गाड़ी वगैरह धोने के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर में, यानी खेती बाड़ी में, इंडस्ट्रीज़ में क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट के लिए, सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है पानी इंसानों के द्वारा। कह रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रहा है, किसका, फूड और पानी का। तो वही कह रहा है कि दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब होगा प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी किस वजह से पानी गंदा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इंसानों की वजह से हो रहा है, इंसानों की वजह से कैसे पानी गंदा हो रहा है वो हम देखेंगे। कह रहा है कि कुछ कंट्री ऐसी हैं, यानी कि दुनिया का जो हमारा पृथ्वी है ना, जैसे जो हमारा पृथ्वी है उसमें से कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री ऐसे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी शॉर्टेज हो गया है, यानी कि पानी वहाँ पर है ही नहीं पीने के लिए। क्या करते हैं वो लोग, वो बाहर से पानी मंगाते हैं पीने के लिए। सोचो अभी 2023 में ही पानी की कमी हो गई है। किस किस की जगह पे कमी हुई है, ज़्यादातर अफ्रीका में, जो हमारा साउथ अफ्रीका है ना, वहाँ पे जो पानी की कमी हो गई है। वेस्ट एशिया में, जो हमारा एशिया है वेस्ट साइड में, साउथ एशिया में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए में, जो अमेरिका हमारा, वहाँ पे अमेरिका में क्या है, पानी की कमी है। मैक्सिको सिटी चाइना में, ठीक है, जापान में, अमेरिका में, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े कंट्री में पानी की कमी हो गई है। तो भारत है। वही कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम पानी का क्या करें, कंजर्वेशन न करें, बचाएं ना पानी को, तो आने वाले 50-100 सालों में इसी के लिए युद्ध होगा, पानी के लिए युद्ध होगा कि ये पानी हमारा, ये पानी हमारा है, ठीक है। तो पानी को बचाना है, कैसे बचाना है वो देखेंगे हम। तो टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कैसे हम पानी को बचाते हैं। तो पानी को बचाने के लिए सबसे पहला जो हमारा आता है तरीका, वो सबको पता है। क्या करना है, जो हमारे घर में जो क्या होती है, टोटी वगैरह जो होती है, टैप वगैरह होती है, उसमें जो पानी गिरती रहता है उसको बंद करना है, ठीक है। जिससे पानी गिरता रहता है ना, अपने आप बूंद बूंद चूता रहता है, तो उसको हमको बंद करना है। जब हम नहाने जाते हैं या ब्रश करने जाते हैं तो उसमें जो पानी वेस्ट होता है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कहीं स्टोर करना चाहिए, ताकि जब बाद में हम क्या करें, अपने जो हमारा जो घर में गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो 2 व्हीलर होती हैं, जो 4 व्हीलर होती हैं, जब उसको हम वॉश करते हैं तो उस पानी का हम यूज़ करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो सब चीज़ें तो सबको पता है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। कह रहा फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, यानी कि जंगल हैं, हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे। देखो पेड़ लगाने से कई सारे फ़ायदे हैं। पेड़ लगाने से क्या होगा, मिट्टी भी बची रहेगी, पानी भी बचा रहेगा, ज़मीन भी बचा रहेगा। कैसे पानी बची रहेगी, देखो जब हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ इन्वायरमेंट को ठंडा रखेगा और मिट्टी को पकड़ा रहेगा। तो जब बारिश होगा तो जो बारिश का पानी अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाकर फिल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से जब पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर रहेगा उसका लेवल बढ़ जाएगा और पानी की मात्रा फ्रेश मात्रा में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएगा। तो पानी, पेड़ को लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग मैंने क्लास 7 में पढ़ाया था कि छत पे क्या करते हैं लोग, जब बारिश होता है तो छत पे एक तरह से टंकी लगा देते हैं, जो भी बारिश का पानी होगा वो क्या करेगा, ज़मीन में पहुंचा देगा। देखो आजकल क्या हो रहा है शहर में, गांव छोड़ दो, गांव में तो ठीक है, शहर में जितना भी शहर है, चाहे कोई भी होगा, चाहे नॉर्थ इंडिया होगा, चाहे साउथ इंडिया होगा, चाहे वेस्ट, चाहे ईस्ट, जितने भी शहर है, शहर में जो रोड्स रहते हैं किसके रहते हैं,
पूरी तरह से पक्की रहते हैं, यानी कि ऐसा रोड रहता है जिसमें से पानी अंदर नहीं जा पाता है, वो हो गया रोड। जितने भी घर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पक्के ईंटे के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता है। नालियाँ जो होती हैं वो भी किससे बनी होती है, सीमेंटेड से बनी होती है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो भी पानी ऊपर से बरसता है, जैसे बारिश के फॉर्म में जो पानी नीचे आता है उसको कहाँ जाना चाहिए, ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जो शहर की जो ज़मीनें होती हैं वो पूरी तरह से सीमेंटेड होती हैं। जो घर होगा वो भी सीमेंटेड होगा, जो रोड होगा वो भी सीमेंटेड होगा, ठीक है, जो नालियाँ होंगी वो भी सीमेंटेड होगी। यानी कि पूरा का पूरा पानी कहाँ चला जा रहा है, नाले में चला जा रहा है या नदियों में चला जा रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का ज़मीन का पानी लेवल घट रहा है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव की जो रोड होती हैं वो मिट्टी की बनी होती है, जो खेती होती हैं वो भी मिट्टी होती है, जो घर होते हैं वो भी मिट्टी के बने होते हैं। इसी वजह से जो गांव का लेवल होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है, तो आसानी से पानी उनको साफ़ पानी मिल जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है, तो इसी की वजह से नहीं होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम पानी को बचाने के लिए? सीवेज सिस्टम मैंने क्लास 7 में पढ़ाया था। जो नालियाँ होती हैं उसमें हम मशीन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो नाली का पानी हो क्या करेगा, फ़िल्टर करके साफ़ कर देगा, ताकि बाद में उसका हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जो आप अपनी तरह से बना कर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सब तरीके से जिससे हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक हमारा सब्जियां वगैरह होती हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता क्या है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो वन्य जीव हैं, जो जंगल में रहते हैं जानवर हैं वो, और जो भी तरह के वेजिटेशन होते हैं, यानी कि जितने भी तरह के प्लांट होते हैं, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। और तीनों को मिला के क्या करता है? बायोस्फीयर का। देखो अब क्या होता है, लिथोस्फीयर मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था, क्लास 7 में, क्लास 6 में पढ़ाया था, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसका मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? लिथ मतलब होता है पत्थर, यानी कि ऐसा स्फीयर या ऐसे जगह जहाँ पर पत्थर वगैरह हो। तो पत्थर कहाँ है? अर्थ के सरफेस पे, यानी कि ऊपर वाले पार्ट पे, यानी इस जगह पे। तो क्या है? लिथोस्फीयर है। और इसी जगह पे जानवर, इंसान, कई तरह के पौधे, कई तरह के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो इन्हीं 3 जगहों पे पाए जाते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर पे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि हाइड्रो मतलब होता है पानी, मैंने कई बार बताया, अगर आप मेरा लेक्चर देखते होंगे तो मैंने कई बार बताया, मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी भूलें नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो, तो क्या समुद्र हो गया, महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, सर क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। तो वहाँ भी प्लांट्स वगैरह होती हैं, वहाँ भी जानवर होते हैं, जैसे कि मछली वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल होता है, कई तरह के एनिमल्स होते हैं। दूसरा आता है एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पर इंसान वगैरह आते हैं, जहाँ पर पंछियाँ रहती हैं। एटमॉस्फेयर मतलब हवा वगैरह, ठीक है। तो हवा में कौन होता है? पंछी वगैरह रहती हैं, बर्ड्स वगैरह रहती हैं। तीनों को मिला के हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर क्या हो, पानी भी हो, ज़मीन भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, उसी को कहते हैं हम बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में हर तरह के पौधे, हर तरह के जानवर आ जाते हैं, चाहे किसी भी तरह के जानवर हो, वो बायोस्फीयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी में कहते हैं, इसी बायोस्फीयर में हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी होता है और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट भी करते हैं, यानी कि जो जानवर हैं वो इसी बायोस्फीयर में रहते हैं। तो कह रहा है जो हमारा प्लांट्स है, यानी कि जो हमारा वेजिटेशन है वो क्या क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारा प्लांट है, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, किस में आते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में, बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? टिम्बर यानी कि लकड़ी, ठीक है। शेल्टर एनिमल के, जो जानवर हैं कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर तो रहते हैं। बंदर वगैरह हो गए, छोटे छोटे जो बर्ड्स हो गए, चिड़ियाँ जो होती हैं वो भी पेड़ों पर रहती हैं। तो क्या करते हैं? जानवरों को शेल्टर देते हैं, यानी कि घर देते हैं रहने के लिए। ऑक्सीजन सबसे बड़ा चीज़ क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हम सांस लेते हैं। मिट्टी को बचाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी को ऐसे पकड़े होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, यानी कि मिट्टी बची रहती है। और क्या क्या करते हैं? फ्रूट्स क्या करते हैं? क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवाते हैं। जो हमारा गेहूँ खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सर कैसे होते हैं? प्लांट्स तो होते हैं, तो सब प्लांट्स वगैरह करते हैं। फिर क्या कर रहा है? हमें वाटर प्रोवाइड कराते हैं। अंडरग्राउंड वाटर उन्हीं की वजह से होता है। जो जितने ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे उतने ज़्यादा मिट्टी को लोग पकड़े रहेंगे, ठीक है। तो जितना बारिश होगा सारा पानी अंदर चला जाएगा ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से हमको पानी भी फ्रेश वाटर मिलता रहेगा। फ्रूट्स वगैरह कौन प्रोवाइड कराता है? प्लांट्स ही। नट्स हो गए, लेटेक्स हो गया, टर्पंटाइन हो गया, ऑयल हो गया, गम हो गया, मेडिसिन प्लांट हो गया, ठीक है। कई तरह की चीज़ें हमको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक कि जो पेपर है जिससे ये बना होता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये भी प्लांट से बनता है। देखो लिखा भी होगा कहीं, हाँ देखो, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर लिखा है ना, पेपर डेट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज़, यानी कि जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं वो भी किससे बने होते हैं? प्लांट से बने होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें से आप कोई भी 3-4 चीज़ें एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ क्या होता है? जैसे जितने भी तरह के जानवर हो गए वो सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे बर्ड्स हो गई, चाहे इंसेक्ट हो गई, सारे क्या हैं?
वाइल्ड लाइफ है, चाहे एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ मतलब जितने भी जीव रहते हैं जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक लाइफ बोलते हैं, यानी कि जितने भी तरह के जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क। भाई जाहिर सी बात है, जितने तरह के जानवर होते हैं जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, दूध प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो है मीट प्रोवाइड कराते हैं। मीट यानी कि जैसे जो बकरी हो गई, ठीक है, सीप हो गए, चिकन हो गया, ये सब क्या है, मीट्स प्रोवाइड कराते हैं। हाइड्स, ऊल, जो हम स्वेटर बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, जानवरों के खाल से बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स हैं इंसानों को प्रोवाइड कराते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज, भाई कुछ फतिंगे भी होते हैं, यानी कुछ कैसे क्या बोल सकते हैं उनको, कीड़े बोल सकते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे बीज हो गए। बीज क्या है, इंसेक्ट में आते हैं। वो हमको हनी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हनी जानते हैं ना आप लोग, सब लोग खाते हैं, हेल्दी होता है, उसी को हनी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या, पॉलिनेशन करवाते हैं, सबसे बड़ी चीज़। यानी कि जितने भी तरह के फ्लावर होते हैं हमारे आसपास गार्डन में, वो कौन करवाता है, इन्हीं बीज की वजह से होता है, इन्हीं इंसेक्ट की वजह से होता है। जब वो उड़ते हैं तो उन्हीं की वजह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मैं क्लास 6 या 7 में पढ़ाया था, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये सब रोल निभाते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल मिलकर क्या करते हैं, नेचर को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से बटी हुई हैं हमारे नेचर में, हमारे पृथ्वी पे। देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली, कह रहा है जो हमारा वेजिटेशन है, वेजिटेशन में सारे पौधे आ जाते हैं, सारे तरह के प्लांट्स आते हैं, सारे तरह के ट्रीज आ जाती हैं। तो इसीलिए एक साथ इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेशन बोला जाता है, यानी कि हरी भरी सब्जियाँ, हरे भरे पेड़, हरे बड़े पौधे। कह रहा है जो हरे बड़े पेड़ है, यानी कि जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, किस तरह का टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो वहाँ पर पौधे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कौन से पौधे होंगे, कांटेदार पौधे, जैसे कि हमारा हो गया, हमारा सहारे का एक डिज़र्ट होता है। ठीक है, उस तरह कांटेदार वाले पौधे। ठीक है, तो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे, कि नमी कितनी है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर फॉरेस्ट। कह रहा है जो मेजर वेजिटेशन है वो क्या है, जंगल है। भाई ज़्यादा मात्रा में जंगल ही तो है, तो जंगल क्या है, एक बड़ा अमाउंट है किसका, वेजिटेशन का। ग्रास लैंड, यानी जहाँ ज़्यादा मात्रा में ग्रास पाया जाता है, घास पाए जाते हैं, तो ये भी एक तरह क्या है, वेजिटेशन का ही पार्ट है। और क्या हो गया, स्क्रब्स और तुंद्रा, ये भी तरह के घास होते हैं, पेड़ होते हैं, जो सारे किस में आते हैं, वेजिटेशन में आते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, यानी जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। भाई उनको ज़्यादा मात्रा में पानी मिल रहा है तो और तेज़ी से वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे आपके जब आप छोटे होंगे, जैसे आप 6 साल 8 साल के होंगे, तो अगर आपके बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, ज़्यादा विटामिन वगैरह मिलते हैं, तो आपका बॉडी काफ़ी तेज़ी से क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ऐसे ही पेड़ों में भी होता है, जितना मात्रा में पानी मिलेगा, ठीक है, उतने वो पेड़ क्या होंगे, लंबे लंबे होंगे। तो वही कह रहा है कि हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, यानी कि जितना जिस जगह पे ज़्यादा पानी होता होगा, यानी कि ज़्यादा बारिश होता होगा, वहाँ के पेड़ भी हरे भरे होंगे और पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया विद सप्लाई। कह रहा है जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर ज़्यादा पेड़ भी होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। देखो अगला पॉइंट ये भी लिखा है कि थॉर्नी स्रब्स, यानी कांटेदार। थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार। कह रहा है कांटेदार पौधे वही होंगे जहाँ पर लो बारिश होगा, यानी कि लो रेनफॉल होगा, मतलब कि गर्म ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में ज़्यादा पौधे नहीं होते हैं, एक दो पौधे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, यानी कि थॉर्नी होते हैं। तो वही कह रहा है कि स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया, यानी कि सूखे जगह पे, जैसे कि जहाँ पर रेनफॉल कम होती हो, ठीक है, वहीं पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लिव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। कह रहा है वैसे प्लांट होते हैं जिसके पौधे क्या होते हैं, कांटेदार होते हैं, और फूल भी तरह से कांटेदार होती हैं, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अंदर तक होती हैं ज़मीन में, ताकि उनको पानी मिल सके। तो होते हैं थॉर्नी प्लांट्स। तो पूछ सकता है MCQ में 1 वर्ड में कि थॉर्नी प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पर लो रेनफॉल होती है और या ड्राई एरिया हो, जैसे कि रेगिस्तान या डिजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमने पढ़ा वही चीज़ कह रहा है। मैंने बताया था ना कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, यानी जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, उतना तेज़ी से लोग क्या करेंगे, जंगल का सफाया करेंगे अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, और भाई जाहिर सी बात है जब जंगल को लोग काटेंगे तो जानवर को लोग भी क्या करेंगे, जानवर लोग भी और अंदर भागेंगे या जानवर मारे जाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है। भाई देखो एक चीज़ समझो, जैसे मान लेते हैं ये जंगल है, ठीक है, बहुत सारे जंगल के पेड़ हैं, और यहाँ कई सारे क्या है, एनिमल्स हैं। जब आप एनिमल्स की, भाई जंगल तो लिमिटेड है, मैंने बताया है कि ज़मीन लिमिटेड है, जो लैंड्स है वो क्या है, लिमिटेड ही है, पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में बताया था ना। तो वही कह रहा है कि जो इंसान है वो उनकी आबादी क्या रही, बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो वो लोग क्या करेंगे, जंगल की तरफ जाएंगे और जंगल को, पेड़ों को काटेंगे। जब जंगल के पेड़ को लोग काटेंगे तो जो जानवर होंगे वो भी के लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे या सूखी मतलब कहीं और भाग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, यानी कि
नेचर को भी नुकसान हो रहा है और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान हो रहा है, तो दोनों को कैसे बचाएंगे? तो वही कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम पेड़ पौधों को और जानवरों को कैसे हम बचाएंगे। देखो यहाँ साफ साफ पॉइंट में लिखा है कि फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, यानी कि जो जंगल है वही हमारे क्या है, खजाना है, वही हमारे लिए धन है, वही हमारे लिए पैसा है। सही चीज़ से देखें तो अगर जंगल रहता है तो हम अच्छे से जिंदा रह सकते हैं, जंगल नहीं रहता है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मेन हमारा खजाना पैसा नहीं है, हमारा खजाना क्या है, जंगल है। ठीक है, तो जितने पेड़ रहेंगे उतना अच्छी मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिलेगा, उतना अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, उतना ठंडा इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये कह रहा है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स। जितने तरह के जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों से ही तो छाँव में रहते हैं, यानी पेड़ों के छाँव में रहते हैं। तो वही कह रहा है प्लांट जितने भी होते हैं तो जानवरों को शेल्टर देते हैं, शेल्टर यानी कि घर देते हैं रहने के लिए। जैसे कि पंछियाँ वगैरह जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पे घोंसला बनाती हैं, बंदर होते हैं पेड़ों पे रहते हैं, और भी कई तरह के जानवर होते हैं जो पेड़ों के आसपास रहते हैं। तो वही कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल को शेल्टर देते हैं। इस तरीके से दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, यानी हमारा जो वातावरण है वो क्या रहता है, सब प्लेन रहता है और बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से तबाही वगैरह नहीं आता है। तो वही कह रहा है जब जंगल ही नहीं रहेंगे और वाइल्ड लाइफ नहीं रहेंगे तो नेचर को बैलेंस कौन करेगा? जब बैलेंस ही नहीं रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा, तबाही आएगा, फ्लड आएगा, बारिश आएगा, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से किसको नुकसान होंगी, इंसानों को ही नुकसान होंगी। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे जंगल की संख्या बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारा पेड़ क्या होगा, जंगल सुरक्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखो कह रहा है कि इंसानों की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रहा है। इस तरीके से बुरी तरह से पेड़ों की कटाई हो रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन? ठीक है, मिट्टी बह जाएगी जैसी हवा या बारिश होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, यानी जंगलों में क्या होगा, आग लगेगा, सुनामी आएगी, भूस्खलन होगा, यानी कि ज़मीन क्या होगा, धंस जाएगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इंसानों की वजह से हो रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि जानवरों को बचाने के लिए हमको बड़े बड़े पार्क्स बनाने पड़ेंगे। नहीं होता है, बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, जैसे एक है दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ बहुत बड़ा पार्क है, जो कई तरह के जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कंजर्व करने के लिए। ठीक है, कई तरह के जानवर को, लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, कई तरह के जानवर होते हैं, सबका नाम बहुत बड़ा है। तो सबको क्या करेंगे हम, वाइल्ड लाइफ। तो उन्हीं को रोकने के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे और नेशनल पार्क बनाना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ेंगी। ये सब क्या है, मैंने क्लास 7 में सब पढ़ा दिया, सब सारी चीज़ें पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो 35 से 40 मिनट का वीडियो है, जाइए देख के आइएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो नेशनल पार्क क्या होता है, एक तरह का जंगल होता है, छोटा सा जंगल होता है, जहाँ पर कई तरह के एनिमल को सिक्योर किया जाता है, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है शिकारियों से या कई तरह के इंसानों से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसा था, जो जंगली जानवर होते हैं वही सेंचुरी में रखा जाता है। उन्हीं का बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन दोनों चीज़ों को बना के, यानी कि नेशनल पार्क बना के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों को भी क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और जानवरों को भी बचा के रख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा जो नेचर है, हमारा इकोसिस्टम है, वो बैलेंस रहेगा, नहीं तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है कि देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। कह रहा है कि बैलेंस इन्वायरमेंट में तभी रहेगा जब ये जानवर सिक्योर रहेंगे, जब ये पेड़ सिक्योर रहेंगे। सिक्योर यानी कि सुरक्षित रहेंगे। अगर इसमें से कोई भी ख़त्म हुआ, या अगर जंगल ख़त्म हुए या जानवर ख़त्म हुए, तो तबाही आना तय है। आने वाले 50 से 100 सालों में बहुत ही बुरी तरह से तबाही आएगी, जिसमें कई इंसानों का क्या होगा, खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए ये सब रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पार्क्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, बैलेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाटा दिया है, देखो फॉरेस्ट फायर की वजह से कितने जानवरों का हत्या हुआ है, यानी कि एक तरह से जानवर मारे गए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि 5 लाख फ्ली कैलिफोर्निया फायर, यानी कि लगभग 5 लाख पेड़ क्या हो गए, जल के ख़त्म हो गए। तो ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। कैसे जंगल में आग लग जाता है, गर्मी की वजह से। गर्मी कौन प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री वगैरह। फैक्ट्री कौन बैठाता है, इंसान, यानी कि इंसानों की वजह से ही सारा चीज़ हो रहा है। तो इंसान को ये क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इतना ही था चैप्टर आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।